वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 साइंस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कुछ बच्चों के ऑब्जर्वेशन से। एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि मैंने आइस क्यूब रखा था यहाँ पर आधे घंटे पहले, अब वो वाटर बन चुका है। ऑब्वियस सी बात है, बर्फ पिघल जाएगी अगर बाहर रखेंगे और वो पानी में बदल जाएगी। अब इसी तरह से ये कह रही है कि मैंने एक बर्ड को देखा था कल इस रोज प्लांट पे, अब वो फ्लावर बन चुका है। तो ये इस तरह से कली थी कल, आज वो इस तरह से फ्लावर बन चुकी है। तो चेंज हुआ कि नहीं बर्ड से फ्लावर में। वो बॉटल जिसके अंदर कोल्ड वाटर था, अब वो कोल्ड नहीं रह गया है। ठंडी बोतल को हम बाहर निकाल के रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो पानी ठंडा नहीं रह जाता, नॉर्मल हो जाता है। Yesterday I saw some brown spots on the banana, but today it has more brown spots and a stronger smell. कल मैंने एक बनाना पे ब्राउन स्पॉट्स देखे थे, यानी ब्राउन कलर के कुछ धब्बे देखे थे। आज वो जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो और ज़्यादा हो गए हैं। इसी के साथ साथ उस बनाना की जो महक है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो गई है, यानी उसके अंदर से और महक आने लगी है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ चेंज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। What kinds of changes are they talking about? अब आप ये बताओ किस तरह के चेंजेस के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर में पहले हम पढ़ लेते हैं कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, तब इसका आंसर हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं 5.1, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे चेंजेस जो आपके आसपास होते हैं। कुछ यहाँ पर टेबल 5.1 में लिस्ट भी है। आप नोटिस करोगे कि कुछ चेंज हो रहा है हर केस में, यानी किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस। अब यहाँ पर जो चेंजेस है उसको आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, तो ज़रा सोचो कि इस तरह के चेंजेस में क्या ऑब्जर्व होता है। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन उसको रिकॉर्ड करो टेबल 5.1 में। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, दूसरे में चेंज की बात कर रहा है, फिर लास्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन है, यानी जब वो चेंज हो रहा था तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। तो फर्स्ट वाले की अगर बात कर लें, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स जब मेल्ट करते हैं तब क्या होता है। तो भाई ऑब्जर्व ये होता है कि आइस क्यूब्स जो पहले सॉलिड थे वो मेल्ट होने के बाद वाटर में बदल जाते हैं, यानी लिक्विड बन जाते हैं। सेकेंड वाला है चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। जब वेजिटेबल्स को हम कट करते हैं तो क्या होता है, उनका साइज छोटा हो जाता है, पीसेज हो जाते हैं। फिर थर्ड वाला है बॉइलिंग वाटर। जब वाटर को बॉईल किया जाता है तब क्या होता है। देखो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, जब बॉईल करते हैं तो वो भाप बनने लगता है, स्टीम बनने लगता है, यानी लिक्विड से गैस में बदलने लगता है। इसी के साथ साथ वाटर हीट अप भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हर चेंज में कुछ ना कुछ आपको ऑब्जर्व होगा। इस टेबल को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, चलिए वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया मेल्टिंग आइस क्यूब्स में क्या ऑब्जर्व होता है कि जो आइस क्यूब्स हैं वो चेंज हो रहे हैं सॉलिड यानी आइस से टू लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में हो रहे हैं, यानी आइस टू वाटर में चेंज हो रहा है। फिर चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल में क्या होता है, वेजिटेबल्स आर कट इनटू स्मॉलर पीसेस, साइज एंड शेप चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यहाँ पर जो वेजिटेबल का साइज और शेप है वो चेंज हो जाता है। जैसे आलू अपने कट की तो आलू का साइज क्या होगा, छोटा हो जाए, कई सारे पीसेस हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से कट किया जाता है तो शेप भी चेंज हो जाता है। ये वाला पार्ट आप ना लिखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से बॉइलिंग वाटर का मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। बबल्स उसके अंदर से बनते हुए आपको दिखते हैं, वो गर्म हो जाता है। ये कुछ चेंजेस हैं जो ऑब्जर्व होते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। कॉर्न से जब पॉपकॉर्न बनाया जाता है तब क्या होता है, कॉर्न कैनल्स बस्ट एंड पफ अप टू फॉर्म पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो बनते हुए आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में वो छोटा सा दाना होता है गोल्डन कलर का, जब उसको हीट किया जाता है तो बस्ट करता है और पॉपकॉर्न इस तरह से बन जाता है। उस केस में जो साइज, शेप और टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में छोटा सा होता है, फिर वो ऐसे बड़ा सा हो जाता है, तो साइज़ का चेंज हुआ, शेप भी चेंज हुआ। स्टार्टिंग में स्मूथ सी सरफेस होती है, फिर ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, टेक्सचर भी बदल जाता है, बनावट भी बदल जाती है। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर को कट करने पे क्या होता है, पेपर इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, ओनली साइज एंड शेप चेंज। तो यहाँ पर जब पेपर को हम कट करते हैं तो उसका शेप, साइज ये चेंज हो जाता है। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। बीट रूट का जो एक्सट्रैक्ट है, यानी चुकंदर का जो अरक होता है, जो उसका रस होता है, जब उसको पानी में डालते हैं तो चुकंदर एकदम लाल रंग का होता है, यानी उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो एकदम रेड या पिंक कलर का होता है। वाटर में जब डालेंगे तो वाटर का भी कलर चेंज हो जाएगा, वो भी पिंक या रेड जैसा हो जाएगा। वाटर चेंजेस कलर टू रेड या पिंक। ये वाली लाइन यहाँ पर ना लिखना, अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ डिस्कस हो जाएगी कि नया सब्सटेंस बनना है कि नहीं बनना है। बर्निंग वुड की बात कर लें। वुड बर्न्स टू फॉर्म ऐश, स्मोक एंड गैसेस। जब वुड बर्न होता है तो क्या होता है, वो राख बन जाती है, धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं। ड्राइंग वेट क्लोथ्स। गीले कपड़े जब सूखते हैं तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व होता है आपको, वाटर इन क्लोथ्स इवेपरेट्स एंड क्लोथ्स बिकम ड्राई। गीले कपड़े में क्या होता है, पानी होता है,
जब वो ड्राई होगा, सूखेगा, तो उसमें क्या होगा, वाटर इवेपरेट होगा, भाप बन के उड़ेगा और जो कपड़ा है वो सूख जाएगा। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, आटा गूंदने के बाद छोटी छोटी उसकी लोई बनाई जाती है, फिर उससे रोटी या पूड़ी जो भी बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, डो इज शेप्ड इनटू स्मॉल बॉल्स, ओनली शेप चेंजेस। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं, यानी जो डो है, जो गूंदा हुआ आटा है, उसके पीसेस कर रहे हैं और उससे छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर शेप का चेंज आपको ऑब्जर्व होगा कि पहले जैसे इस तरह से आटा गूंद के रखा था, अब इसी में से आटा निकाल निकाल के ऐसे गोल गोल सी लोई बना रहे हैं। तो शेप का चेंज हुआ कि नहीं, साइज़ का भी चेंज हुआ। तो यहाँ ओनली ना लगाना, शेप चेंजेस या शेप एंड साइज चेंजेस। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीज, अब जो लोई होती है उसको बेल के क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है, डो बॉल्स और रोल्ड इनटू फ्लैट एंड राउंड चपातीज, शेप एंड साइज चेंजेस। तो पहले इस तरह से गोल सी लोई रहती है, बॉल जैसी, फिर वो ऐसी चपटी से हो जाती है जब उसको रोल कर लेते हैं। तो साइज़ भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया। पहले वो बॉल जैसी रहती है, फिर फ्लैट सी चपटी सी हो जाती है। अब इसी तरह से कोई और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ जैसे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसको यहाँ पर लिख देना, एनी अदर की जगह रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन डेवलप्स ए रेडिश ब्राउन कोटिंग, रस्ट। जब आयरन पे रस्टिंग होती है, लोहे पे जब मुरझा लगता है, तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है, एक ब्राउन कलर का उस पर कोटिंग हो जाती है। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में ऑब्जर्व की थी, तो वो भी एक तरह का चेंज हुआ। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो चेंजेस हैं वो किस में हो रहे हैं, साइज़ का चेंज हो रहा है, शेप का चेंज हो रहा है, हो सकता है स्मेल चेंज हो जाए। जैसे मिल्क जब ख़राब हो जाता है, दूध जब ख़राब हो जाता है, तो उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, उसकी महक बदल जाती है। या खाना जब ख़राब हो जाता है तो बदबू आने लगती है कि नहीं, तो स्मेल चेंज हो जाती है। जब ताज़ा ताज़ा खाना होता है तो बड़ी अच्छी महक आती रहती है, ख़राब हो जाता है तो स्मेल उसकी बिगड़ जाती है। या और भी जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की, उसमें हमको चेंज ऑब्जर्व हुआ, ऊपर जो हमने टेबल देखा उसमें। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग, क्या और भी चेंजेस के बारे में आप सोच सकते हो जो आपके आसपास होते हैं? तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, ये भी एक तरह का चेंज है। सब्जी जो है पहले कच्ची रहती है, फिर पक जाती है, चेंज हुआ कि नहीं। इसी तरह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पकते हैं ट्रीज वगैरह पे, वो भी एक तरह का चेंज है। हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते रहते हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक तरह का चेंज है। बहुत सारे चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हमको कैसे पता चलता है कि कोई चेंज हुआ। तो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसेस की हेल्प से, जैसे साइट के थ्रू, यानी देख के। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ पिघलती है तो हमको ऐसे पता चलता है, देख के पता चलता है ना कि यार पहले बर्फ़ का टुकड़ा था, पानी बन गया। तो ये जो चेंज हुआ उसको देख के हमने ऑब्जर्व किया। फिर स्मेल के थ्रू भी चेंज ऑब्जर्व होता है, जैसे मिल्क अगर ख़राब हो गया तो उसमें से अजीब सी महक आने लगती है, तो स्मेल से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो मिल्क है वो ख़राब हो चुका है। या इसी तरह से और भी जो फूड आइटम है उसको स्मेल करके चेक करते हैं कि यार सूंघ के देखो कहीं ये चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई है। तो वो जो ख़राब होना है फूड आइटम का, जो कि एक तरह का चेंज है, उसको हमने कैसे ऑब्जर्व किया, स्मेल के थ्रू। इसी तरह से टच करके भी हम चेंज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर, एक ठंडी बोतल पानी की बाहर रखी है, आपने जाके टच किया तो आपको टच करके फील हो गया कि यार बोतल में जो पानी रखा है वो ठंडा है। कुछ देर के बाद फिर से आके आपने उसको टच किया तो आपको पता चला यार अब ठंडक कम हो चुकी है। तो ये जो चेंज वो आपने टच करके ऑब्जर्व किया कि अब पानी ठंडा नहीं रह गया है। हियरिंग के थ्रू भी हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, यानी सुन के। एक बार की बात है, मैं बैठा हुआ था, अचानक से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ से मुझे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया है। कांच का गिलास था, रखा हुआ था, वो खेलते खेलते गिरा दिया उसने। तो मुझे कैसे पता चला कि ग्लास टूट गया? आवाज़ से। ग्लास जब गिरा और टूटा तो उस टूटने की आवाज़ से पता चल गया कि ग्लास टूट गया है। फिर टेस्ट करके भी हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल समझो, आप मार्केट गए मैंगो लेने, आम वाले से कहा भैया आम पका तो है ना? आम वाले ने कहा हाँ बिल्कुल पका हुआ है। आपने कहा टेस्ट कराओ ज़रा, टेस्ट करके देखें मीठा है कि नहीं। तो उसने टेस्ट कराया, तो टेस्ट करके आपने कहा हाँ यार मीठा तो है, मतलब आम पक चुका है, भले ही बाहर से थोड़ा हरा दिख रहा है लेकिन अंदर से पका हुआ है। तो टेस्ट करके चेंज ऑब्जर्व हो गया कि ये जो आम है वो पक चुका है, यानी कच्चे से वो पक्का हो चुका है। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, क्या ये जो चेंजेस है उसको हम कैटेगरीज में अरेंज कर सकते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। 5.1 अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। इस टॉपिक में हम ऐसे चेंज के बारे में पढ़ेंगे जहां पर सब्सटेंस का जो अपीयरेंस है, यानी देखने में वो कैसा है, वो चेंज होता है, यानी पहले जैसे दिख रहा था बाद में वैसा नहीं दिख रहा है। तो अपीयरेंस में चेंज आया है सब्सटेंस के, लेकिन वो सब्सटेंस वही रहता है। अब इसका मतलब क्या
कि सब्सटेंस के अपीयरेंस में चेंज आ गया, लेकिन वो सब्सटेंस वही है, सब्सटेंस में चेंज नहीं आया। तो चलिए इसको एक्टिविटी करके समझते हैं। एक्टिविटी 5.2, लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। चलिए क्रिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ए वाला है क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। पेपर का यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पर हम। ओरिगेमी आर्ट आपने स्कूल में सीखी होगी, जहाँ पर पेपर को फोल्ड करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। बर्ड बना लिया, कोई एनिमल हो गया, प्लेन, बोट, ये सारी चीज़ बनाई जाती है ना, वही काम यहाँ करना है। कुछ शीट्स ऑफ पेपर ले लो और उसको फोल्ड करके नए ऑब्जेक्ट्स बनाओ, जैसा कि आपको फिगर 5.1 में दिया है। तो यहाँ देखो, पेपर को फोल्ड करके बर्ड बना लिया, यहाँ भी एक बर्ड बन गई, ये आई थिंक फ्रॉग है, ये शायद बटरफ्लाई है, प्लेन, बोट, इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं पेपर को फोल्ड करके। तो ऐसा ही कुछ आपको भी बना लेना है। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स। तो फोल्ड करके आपने ये ऑब्जेक्ट्स तो बना लिया, लेकिन अगर इसको आप अनफोल्ड करो, पेपर को वापस से खोल लो, तो क्या वही पेपर आपको वापस मिल जाएगा? द आंसर इज यस। पेपर को फोल्ड करके हमने कोई चीज़ बनाई, अनफोल्ड करेंगे तो वापस से वही पेपर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अनफोल्ड करने के बाद वो पेपर पॉलीथीन बन गया या गोल्ड बन गया, वापस से वही पेपर मिलेगा ना हमको। बी वाला है प्लेइंग विद अ बैलून। चलिए बैलून के साथ खेलते हैं। एक बैलून लो और उसको इन्फ्लेट कर लो, यानी फुला लो। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। अब अपनी ग्रिप को ढीला कर दो, मतलब जहां पर आपने उसके माउथ को दबाया ताकि एयर ना निकलने पाए, उसको थोड़ा सा ढीला कर दो। तो क्या होगा? एयर बाहर निकल जाएगी। तो क्या आपको वापस से अनइन्फ्लेटेड बैलून मिल गया? यानी वही पिचका वाला बैलून जो स्टार्टिंग में था, जिसको हमने फुलाया था, क्या वही वापस से मिल गया? द आंसर इज यस। अनइन्फ्लेटेड बैलून था, यानी पिचका हुआ बैलून था, हमने एयर ब्लो करके उसको फुला दिया, उसमें से एयर निकाल देंगे तो वापस से वही अनइन्फ्लेटेड बैलून यानी पिचका वाला बैलून हमको मिल जाएगा। अब एक और बैलून लो, उसको भी इन्फ्लेट कर दो, फुला दो, एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली। और उसकी जो ओपनिंग है, यानी उसका जो माउथ है, वहां पर कस के दबा लो ताकि एयर वहां से निकलने ना पाए। नाउ प्रिक इट विद अ पिन। उस फूले हुए बैलून में एक सुई चुभा दो। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ पिन। पिन को यूज करते टाइम आपको बहुत सावधान रहना है, ऐसा ना हो कि बैलून की जगह अपने हाथ में सुई चुभा लो। व्हाट हैपेंस, क्या होगा? एक बैलून फूला है, आप सुई चुभा दोगे तो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। विल यू बी एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक। क्या आपको वापस से अनइन्फ्लेटेड बैलून मिलेगा? तो इसका आंसर होगा नो। वापस से वही अनइन्फ्लेटेड बैलून नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो बैलून है वो फट चुका है। हो सकता है उसके कई पीसेस हो गए हों, तो वो पहले जैसा नहीं हो सकता। सी वाला है क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। एक छोटा सा चॉक का पीस लो, उसको क्रश करके पीस के पाउडर बना लो। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर। क्या वो जो पाउडर है उससे वापस से चॉक का पीस आपको मिल सकता है? तो देखो, इसका आंसर यस भी होगा, नो भी होगा। अगर एग्जैक्ट सेंस में बात करें कि वो जो पाउडर मिला है उसका यूज करके वापस से वैसा ही चॉक पीस हम बना लें जैसा कि स्टार्टिंग में था, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पाउडर में वाटर मिला के पेस्ट बना के उसको स्टिक का शेप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही वो नहीं दिखेगा जैसा कि पहले था। जो मार्केट में चॉक मिलती है उसकी सरफेस स्मूथ होती, चिकनी होती, लेकिन आप जो बनाओगे वो उतनी स्मूथ नहीं होगी। फिर ओरिजिनल चॉक का जो साइज था, जो लेंथ थी, जो थिकनेस थी, उसी लेंथ और थिकनेस का आप भी बना लो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, कुछ कम ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा। तो अगर हम ये बात करें कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला पीस मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा नो। लेकिन यहाँ पर जो पूछना चाह रहा है वो ये कि उस पाउडर का यूज़ करके क्या हम वापस से चॉक पीस बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, चॉक पीस बना सकते हैं। हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है ना कि क्या हम चॉक पीस वापस हमको मिल पाएगा, तो हाँ, चॉक पीस बना सकते हैं। यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में इसका मेथड बताया है कि वो जो पाउडर है उसमें थोड़ा सा वाटर डालो और फिर पेस्ट टाइप का बन जाएगा, फिर उसको चॉक का शेप दे दो, तो पाउडर से वापस से चॉक पीस बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इस तरह से देखें एग्जैक्टली, तो ऊपर जो चीज़ें हमने देखी उनका आंसर भी फिर नो हो जाएगा। जैसे पेपर को आपने फोल्ड करके कोई चीज़ बनाई, जब अनफोल्ड करोगे तो वापस से आपको पेपर मिलेगा, लेकिन अब उस पेपर पे क्रीज बन चुकी है, निशान बन चुके हैं जहाँ जहाँ आपने फोल्ड किया था। तो उस हिसाब से तो इसका भी आंसर नो हो जाना चाहिए, लेकिन उतना आपको डिटेल में सोचना नहीं। इस एक्टिविटी में आपको ये समझाया जा रहा है कि देखो, जैसे अगर आपने कोई पेपर लिया, उसको आपने फोल्ड करके कोई चीज़ बनाई, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी पेपर ही है। ऐसा नहीं कि पेपर को फोल्ड करके आपने ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का बन गया, गोल्ड का बन गया। नहीं, वो भी पेपर ही है, बस वो दिखने में अलग है। और जब अनफोल्ड करोगे, खोल लोगे, तो वापस से वही पेपर आपको फिर से मिल जाएगा, यानी अनफोल्डेड वाला भी पेपर ही है, वो प्लास्टिक या पॉलीथीन नहीं बन गया। सेम केस बैलून का भी है कि बैलून रबर का बना होता है, रबर शीट का बना होता है। तो बैलून चाहे पिचका हो या फूला हो, जो मटेरियल है वो तो रबर ही है ना। पिचका हुआ बैलून ले लो या फूला हुआ बैलून ले लो, दोनों किसके बने हैं?
रबर के ही। ऐसा नहीं कि फुलाने पे वो जो रबर था वो पेपर बन गया या लोहा बन गया। रबर पहले भी था, रबर बाद में भी था। इसी तरह से उसकी एयर जब निकल जाएगी वापस से पिचक जाएगा, तो भी वो रबर का ही बना हुआ है। और जो हमने देखा था कि बैलून में अगर हम सुई चुभा दें वो फट जाए, तो बैलून फटने के बाद भी वो रबर का ही है। इसी तरह से चौक पीस का भी है कि आपने चौक को पीस के पाउडर बना दिया, तो वो जो चौक है और पाउडर दोनों एक ही सब्सटेंस है, वो अलग चीजें नहीं है, बस दिखने में अलग है। चौक का साइज बड़ा है, पाउडर छोटे छोटे दाने के फॉर्म में होता है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी एंड सी? अब ए, बी, सी में जो चेंजेस है उनमें क्या आपको कोई सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस मटीरियल सच एज पेपर, द रबर शीट ऑफ बैलून एंड द चौक रिमेन द सेम। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि उनके अंदर चेंजेस तो आ रहा है। पेपर को फोल्ड करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, वापस से अनफोल्ड करके पेपर मिल गया। तो ये जो कुछ भी चेंज हो रहा है, पेपर तो पेपर ही है ना, पहले भी वो पेपर था, फोल्ड करने के बाद भी पेपर ही है। इसी तरह से बैलून जो कि रबर शीट का बना हुआ है, तो बैलून चाहे पिचका हो या फूला हो, दोनों को हम कहेंगे कि रबर का बना हुआ है। इनफैक्ट बर्स्ट करने के बाद भी, बैलून फटने के बाद भी उसके जो टुकड़े हैं वो भी रबर के ही हैं। इसी तरह चौक का है, चौक को अगर हम पीस ले लें या पाउडर ले लें, दोनों चौक ही है, बस अपीयरेंस अलग है। दो दियर अपीयरेंसेस दैट इज शेप और साइज मे हैव चेंज्ड। बस यहाँ पर उनका जो अपीयरेंस है यानी उनका जो शेप है या साइज है वो चेंज हुआ है। जैसे पेपर की बात कर ले तो स्टार्टिंग में ऐसे पेपर का शीट रहा होगा, अब उसको फोल्ड करके हमने ऐसे बोट बना दी, तो यहाँ पर आपको दोनों का शेप अलग दिख रहा होगा, यानी शेप में चेंज आया। लेकिन ये जो शीट है वो भी पेपर है, जो बोर्ड बनी है वो भी पेपर है। इसी तरह बैलून की बात कर ले, जब वो फूला नहीं है तो ऐसा कुछ है पिचका सा, जब उसको फुला देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेप में चेंज आया है, साइज में चेंज आया, पहले छोटा सा था बड़ा हो गया फूलने के बाद। लेकिन ये भी रबर का बना है, ये भी रबर का ही बना हुआ है, दोनों का मटेरियल नहीं बदला है। फिर अगर चौक की बात कर ले तो जैसे हमने ये चौक का पीस लिया था, उसको क्रश करके हमने ऐसे पाउडर बना दिया, तो अपीयरेंस तो चेंज हुआ है कि पहले इतना बड़ा सा पीस था, अब छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए। पहले सिलेंडर के फॉर्म में था, अब ऐसे बिखरा हुआ है, तो शेप भी चेंज हुआ है। बट ये जो स्टिक है चौक की वो भी चौक की बनी है और जो पाउडर है वो भी चौक है। तो जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल है, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अपीयरेंस में चेंज आया है, यानी उसके शेप और साइज में चेंज आया है। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब ग्रेड 6 में आपने पढ़ा होगा वाटर के स्टेट्स के बारे में कि वाटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में जब आइस होता है, लिक्विड फॉर्म में जो जनरली हम पीते हैं, गैसेस के फॉर्म में जब बॉयल करते भाप बन के उड़ता है तो वो गैस बन जाता है, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और जो वाटर है ना वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। इन ऑल दीज केसेस ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब ऊपर जो तीनों केस हमने देखा, पेपर, बैलून और चौक वाला, वहां पर अपीयरेंस का तो चेंज हमको दिखा कि पहले जैसा दिख रहा था बाद में वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनी। तो फोल्ड करने से, कट करने से, किसी चीज को पाउडर बना देने से वो सब्सटेंस चेंज नहीं होता, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना है वो नहीं बदलता, सिर्फ दिखने में अलग हो जाता है। सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जहां पर किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे उसका शेप हो गया, साइज हो गया और उसका स्टेट हो गया, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, वही चेंज होता है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो वाटर अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यानी इसे आइस रखी मेल्ट करके वो वाटर बन गई, तो ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का चेंज हो रहा है। लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। अब चलिए एक अलग टाइप का जो चेंज है उसको एक्सप्लोर करते हैं। 5.2 अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। इस टॉपिक में हम ऐसे चेंज के बारे में पढ़ेंगे जहां पर सब्सटेंस का जो अपीयरेंस है वो तो चेंज होता ही है, उसी के साथ साथ वो जो सब्सटेंस है वो सेम नहीं रह जाता, मतलब वो सब्सटेंस बदल जाता है, मटेरियल में चेंज आ जाता है। चलिए इसको एक्टिविटी करके समझते हैं। 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। 2 ग्लास टम्बलर्स यानी कांच का गिलास ले लो, या फिर आप स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स भी ले सकते हो। मार्क देम ए एंड बी, एक पे ए मार्क कर दो, दूसरे पे बी। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विद टैप वाटर। अब जो ग्लास टम्बलर ए है उसमें 1/4 लेवल तक, यानी आधे का आधा लेवल तक वाटर फिल कर दो, मतलब वही टैप वाटर आपको लेना है घरों में जो आता है। एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर बी विद लाइम वाटर, और ग्लास टम्बलर बी में 1/4 लेवल तक लाइम वाटर फिल कर देना है। लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है आपने सीखा होगा, एक बार जस्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बीकर में वाटर ले लेना है, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना उस बीकर में डाल दो।
अच्छे से 1 से 2 मिनट तक उसको स्टिर कर लो ताकि जो चूना है वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर इस सोल्यूशन को आप फिल्टर कर लो। अब फिल्टर होने के बाद ये जो सोल्यूशन हमको ऑब्टेन हुआ यही है लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो ग्लास टम्बलर बी में 1/4 आपको लाइम वाटर ले लेना है। नाउ ब्लो एयर दैट इज एक्सेल इनटू ईच ग्लास टम्बलर वन एट अ टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉज। अब आपको एयर ब्लो करना है यानी फूंक मारना है, सांस बाहर निकालना है, एक्सेल करना है हर एक ग्लास टम्बलर में एक बार में एक। ऐसा नहीं कि 2 स्ट्रॉ लगाए मुंह में, दोनों में एक साथ कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रॉ भी आप अलग ही यूज़ करना। एंड ऑब्जर्व देम, और ऑब्जर्व करो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है डू नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर वाइल डूइंग दिस। अब ऐसा ना करना कि फूंक मारते मारते आप भूल गए और फूंक मारने के बजाय सांस अंदर खींच लिए। मतलब लाइम वाटर को पीना नहीं है, फूंक मारनी है बाहर। तो फिल्टर करने के बाद ये जो सोल्यूशन हमको मिल रहा है ये है लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। और देख सकते हो ये क्लियर है यानी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर मैंने वाटर भी लिया है तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, बट ये लाइम वाटर है और ये वाटर है। अब हमको क्या करना है, दोनों में एयर ब्लो करना है। पहले इसमें एयर ब्लो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा यहां पर जस्ट बबल्स बन रहे थे, साउंड आ रहा था और कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी वाटर ही है। चलो इसमें एयर ब्लो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो यहां पर दोनों को कंपेयर करो। ये जो लाइम वाटर है वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया है, ये मिल्क जैसा, क्लाउड जैसा हो गया है। तो इसके अंदर हमको चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। अगर थोड़ी देर तक इसको हम ऐसे रहने देंगे तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस नीचे बैठने लगेगा, जमने लगेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस बना है। पहले वो व्हाइट कलर वाला सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं था, आपने खुद देखा, लेकिन अब आ चुका है। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ टाइम बीत चुका है और यहां पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो गया है, नीचे बैठ रहा है। ऊपर से भी देखते हैं, नीचे आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, वाटर को अलग कर लेते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर। तो ये देखो नीचे यहां पर जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपको दिख रहा है यही है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से जो वाटर है वो मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो नीचे की तरफ वाटर आ गया है। ये ग्लास की सरफेस पे जो चिपका हुआ सब्सटेंस दिख रहा है आपको, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे जाके बैठ गया, वही चीज यहाँ पर जमी हुई है, आप देख सकते हो। 2 से 3 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो पानी भी सूख गया है और व्हाइट कलर का सब्सटेंस नीचे जमा हुआ है। डू यू नोटिस एनी चेंजेस? क्या कोई चेंजेस आपको नोटिस हो रहा है? In glass tumbler A, blowing air into water creates bubbles only and there is no change in the appearance of water. ग्लास टम्बलर ए में जब एयर ब्लो करोगे, फूंक मारोगे स्ट्रॉ की हेल्प से, तो वाटर के अंदर बबल्स बनेंगे। वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं होगा कि वाटर का जैसे कुछ कलर चेंज हो गया या और कोई चेंज हो, जस्ट बबल्स बनेंगे और कुछ नहीं। इन ग्लास टम्बलर बी, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी। लेकिन ग्लास टम्बलर बी में जब आप एयर ब्लो करोगे तो वहां भी बबल्स बनेंगे। इसी के साथ साथ वो जो लाइम वाटर है जो पहले क्लियर था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, वो मिल्की हो जाएगा, यानी मिल्क जैसा कलर आपको देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं क्लाउडी, जैसे बादल होता है ना सफेद सफेद, उस जैसा हो जाएगा। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम अ व्हाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। कुछ टाइम के लिए अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें मिल्की होने के बाद, तो आप देखोगे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस ग्लास टम्बलर के बॉटम में सेटल हो गया, नीचे बैठ गया, जमने लगा, इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज फॉर्म्ड। और ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि कोई नई चीज बनी है। यानी जो हमारा लाइम वाटर था वो क्लियर था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, आर पार चीजें दिख रही थी, कोई चीज नीचे जम भी नहीं रही थी, लेकिन एयर ब्लो करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया और एक व्हाइट सब्सटेंस नीचे आके बैठने लगा, यानी कुछ नया उसके अंदर बना है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जहां पर एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये जो नए सब्सटेंसेस के बनने का प्रोसेस है, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे खाने के पकने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं ना,
उसी तरह से अगर कहीं पर कोई चेंज आ रहा हो, जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो नया सब्सटेंस के बनने वाला जो प्रोसेस है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कहीं पर कोई नया सब्सटेंस बनना है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर वो बन रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई नई चीज़ बन गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर यू ब्रीथ आउट, दैट इज एक्सेल, reacts with lime water and forms a new white color substance called calcium carbonate that is insoluble in water। देखो, जो हमने लाइम वाटर बनाया था तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने को पानी में डाला, मिक्स किया, वो डिसॉल्व हो गया, तो एक क्लियर सोल्यूशन हमको मिला। मतलब वैसे तो चूना व्हाइट कलर का होता है, लेकिन क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो गया इसीलिए अब आपको चूना नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा ये सिर्फ वाटर है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर चूना प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि डिसॉल्व हो गया इसीलिए नहीं दिख रहा है। जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जब शुगर डालते हो वाटर के अंदर तब तो उस समय दिखती रहती है, लेकिन जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है पानी में, तो शुगर आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि चूना पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो गया, अब आपको चूना उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि डिसॉल्व हो चुका है। जब हमने एयर ब्लो किया, फूंक मारी, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का केमिकल रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन की वजह से एक नया सब्सटेंस बना जो कि व्हाइट कलर का था। और वो सब्सटेंस क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको अलग से व्हाइट व्हाइट दिखेगा। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। इसीलिए बॉटल में जो लिक्विड था वो मिल्की हो गया, यानी व्हाइट कलर का दिखने लगा। वो व्हाइट कलर एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए वो अलग से दिखने लगा। तो ऐसा लगा कि वाटर जो है वो मिल्की हो गया, व्हाइट जैसा हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का केमिकल रिएक्शन हुआ, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और उसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बना विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है एक नया सब्सटेंस बनता है। Along with this, a small amount of water is also formed। इसी के साथ साथ थोड़ा सा वाटर भी बनेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल डिसॉल्व नहीं होगा तो वाटर से अलग हो जाएगा, तो वाटर अलग हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है नए सब्सटेंस का वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि नई चीज बन गई ना। फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा था, कोई नई चीज नहीं बननी है। पेपर को फोल्ड करके कुछ बना दिया, वापस अनफोल्ड कर दिया, पेपर ही है, वो नहीं चेंज हो रहा है, मटेरियल नहीं बदल रहा है। बैलून को फुला दिया फिर पिचका दिया, तो बैलून रबर का बना है, फूला हो पिचका हो वो रबर ही है। चौक की स्टिक हमने ले ली, उसका पाउडर बना दिया, तो स्टिक के फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो, है चौक ही। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ बननी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, ये दो चीज़ थी, आपस में जब रिएक्ट की तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। पहले कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं था, रिएक्शन के बाद बना है। तो जब नया सब्सटेंस बनता है तो वहाँ पर होता है केमिकल चेंज। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसको एक केमिकल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लिख के दिखाने का एक तरीका होता है कि भाई ये चीज़ें थी, ये आपस में मिली, रिएक्ट करी और ये चीज़ बनी, तो इसको शो करने का एक तरीका होता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपको नीचे दिया हुआ है। तो हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, उसमें एयर ब्लो की, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गई, तो ये प्लस का साइन जो है वो रिएक्ट करना दिखा रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करी हैं, इनका आपस में रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पर ये एरो लगी है, एरो ये बता रही है कि रिएक्ट करने के बाद क्या बना। तो रिएक्ट करने के बाद बना कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, अलग रहेगा वाटर से, इसीलिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, और साथ ही में वाटर भी बना। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो लाइम वाटर का मिल्की होना है यानी व्हाइट कलर का हो जाना है, इसका यूज हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। मान लो कहीं से एक गैस निकली, हमको पता करना है कि कौन सी गैस है, मतलब हमको ये जानना है कि क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से वो गैस निकल रही है उसको लाइम वाटर में हम डाल देंगे। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो मतलब वो जो गैस हमने डाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे टेस्ट होता है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं एक और एक्टिविटी से, यूजिंग सम सब्सटेंसेज फ्रॉम अवर किचन। अपने किचन से कुछ सामान का यूज़ करेंगे और ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। 1 चम्मच विनेगर या फिर लेमन जूस का टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें डाल देना है। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? यू वुड हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग।
तो आपको एक फिजिंग बबलिंग साउंड सुनाई पड़ेगी, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब ओपन करते हैं ना तो एक आवाज़ आती है, उस जैसी कुछ आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी और आप देखोगे गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब एक और टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर प्रिपेयर कर लेना है। अभी जो गैस बन रही है पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, इसको लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में पास करा दो, मतलब डाल दो, जैसा आपको फिगर 5.3a में शो कर रहा है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेमन जूस या विनेगर ले लेना है, फिर उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है, तो यहाँ से बबल बनने लगेगा, मतलब एक गैस का फॉर्मेशन होगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर आप प्रिपेयर कर लो। अब पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जो गैस बननी है उसको दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमको डालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कॉर्क लगा देंगे और इधर से एक डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे जो यहाँ अंदर तक जा रहा हो। तो यहाँ पर जो गैस बनेगी वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो आपको यह ऑब्जर्व होगा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। वॉट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म बाई मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। अब आप क्या कह सकते हो कि कौन सी गैस बनी थी जब हमने विनेगर या फिर लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किया था? तो दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि जो गैस फॉर्म हो रही थी उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, तो इससे हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि वो जो गैस बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म यूजिंग 2 स्मॉल यूज्ड bottles instead of test tubes and a flexible straw as shown in figure 5.3b। अब अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है, डिलीवरी ट्यूब नहीं है, तो जुगाड़ से भी काम हो सकता है। 2 छोटी सी बोतल ले लो, एक में लेमन जूस या विनेगर लो, उसमें बेकिंग सोडा डाल दो, दूसरे वाले में लाइम वाटर प्रिपेयर कर लो, दोनों के कैप में छोटा सा होल कर दो और एक फ्लेक्सिबल ट्यूब टाइप का या फिर स्ट्रॉ टाइप का ऐसे लगा दो, यानी कनेक्शन बना दो। तो बस यहाँ से जो गैस बनेगी वो इधर ट्यूब से होते हुए दूसरे में चली जाएगी। तो वहाँ भी आपको यही चीज़ ऑब्जर्व होगी कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में लेमन वाटर है यानी नींबू का रस है, और राइट वाले में लाइम वाटर है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन। अब इस लेमन वाटर में यानी नींबू पानी में मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता हूं और ऑब्जर्व करना क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज ले जाता हूं ताकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। इसको किनारे कर देते हैं। अभी आप इसी पे ध्यान देना कि यहां पर क्या होता है। तो अब मैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डालने वाला हूं और देखना यहां पर क्या होता है। देख सकते हो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर साउंड भी आ रही है। अब यहां पर एक पाइप को मैं अटैच करने वाला हूं। ये यहां पर इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं और ये जो लाइम वाटर है इसी के अंदर दूसरा एंड डाल देंगे ताकि यहां पर जो गैस निकल रही है वो इसके अंदर चली जाए। तो इधर आप देख सकते हो ये पैक है, गैस कहीं इधर उधर नहीं जा पाएगी। जो भी गैस है वो इसी पाइप के थ्रू होते हुए इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी जिसमें हमने लाइम वाटर को प्रिपेयर किया है। यहां पर थोड़ा सा और मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो, गैस लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब से निकल के राइट में जा रही है और राइट वाला जो सोल्यूशन है वो आप देख सकते होगे धीरे धीरे वाइट हो रहा है और कुछ टाइम के बाद ये इस तरह से वाइट यानी मिल्की हो जाएगा। अब क्योंकि लाइम वाटर मिल्की हो गया है तो यहां से हमको कंफर्म हो गया कि जो लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंस अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन वी से दैट केमिकल चेंज हैज अकर्ड हियर एज वेल। अब क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा को जो हम मिला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। मिलने से पहले यानी रिएक्शन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नहीं थी, हमारे पास था विनेगर या फिर लेमन जूस जो भी आपने लिया हो, और था बेकिंग सोडा, यही 2 चीज़ थी ना। मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बननी है जो पहले नहीं थी, मतलब नई चीज़ बनी कि नहीं। तो जब नई चीज़ बनती है तो हम कहते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है और बनने का जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर नया सब्सटेंस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने लिया विनेगर, उसमें मिला दिया बेकिंग सोडा, तो क्या बना, एरो शो कर रहा है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और भी सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि अभी आपको नहीं जानना है तो यहाँ मेंशन नहीं है। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब ऊपर वाली एक्टिविटी को आप बेकिंग सोडा और वाटर का यूज करके करो। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, क्या कोई बबल फॉर्मेशन हो रहा है? इज दिस अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, क्या ये कोई फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो जब आप वाटर के अंदर बेकिंग सोडा को डालोगे तो कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई नई चीज नहीं बनेगी। तो क्योंकि नई चीज नहीं बननी है तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है।
अगर आप क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। इस तरह के माइंड मैप मिल जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे, टेबल्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस आपको लेवल वाइज मिल जाएंगे, जैसे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहला लिंक अमेजन का है और सेकंड लिंक ओसवाल बुक की वेबसाइट का है। सेकंड लिंक के थ्रू बाई करने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 5.3 सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। चलिए कुछ और प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं जहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस के चलिए और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5.3.1 रस्टिंग। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। अभी लास्ट चैप्टर में हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था कि आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, मुर्चा लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। तो वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जिसको हम रस्ट कहते हैं वो एक नया सब्सटेंस है, वो आयरन नहीं है, वो लोहा नहीं है। ऐसा नहीं कि जस्ट आयरन का कलर चेंज हो गया, वो ब्राउन हो गया। एक नई चीज आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गई, जम गई, जो ब्राउन कलर की है और उसको हम रस्ट कहते हैं। तो पहले रस्ट प्रेजेंट नहीं थी, बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग भी क्या है, एक केमिकल चेंज, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक नई चीज बन रही है और उस सब्सटेंस का नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो वो ब्राउन कलर की चीज जो डिपॉजिट हो रही है वो है आयरन ऑक्साइड। अब इसके नाम से आप कंफ्यूज ना होना कि आयरन ऑक्साइड में भी तो आयरन आ रहा है तो ये आयरन जैसा ही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आयरन एक अलग चीज है, आयरन ऑक्साइड एक अलग चीज है। दोनों में भले ही आयरन वर्ड आ रहा है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो, बटर और बटरफ्लाई, क्या दोनों एक ही चीज है? कि यार बटरफ्लाई में भी तो बटर आ रहा है तो मतलब मक्खन जैसी कोई चीज होगी, कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। कहाँ बटर और कहाँ बटरफ्लाई, सन और सनफ्लावर कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। फुट और फुटबॉल डिफरेंट चीज है कि नहीं? तो इसी तरह से जो आयरन है और आयरन ऑक्साइड ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। तो आयरन पे जब रस्टिंग होती है, मुर्चा लगता है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि आयरन से डिफरेंट है, एक नई चीज है। ये यहाँ इमेज में देख सकते हो, कुछ आयरन नेल्स हैं जिनके ऊपर रस्टिंग हुई है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो गया है। 5.3.2 combustion. Let us recall the burning of magnesium ribbon, figure 5.5, learned in chapter the world of metals and non-metals. तो लास्ट चैप्टर में हमने मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न किया था, जरा उसको याद करो। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो बेसिकली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि एक नई चीज है। When the magnesium ribbon is burned, a new substance, magnesium oxide, is formed. So the burning of magnesium ribbon also involves a chemical change. तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वहां भी केमिकल चेंज होता है क्योंकि नई चीज बननी है ना। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों डिफरेंट चीज है। अभी जैसे ऊपर मैंने आयरन और आयरन ऑक्साइड का बताया आपको। वी ऑब्जर्व दैट द हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। हमको ये भी ऑब्जर्व हुआ था कि वहां पर हीट भी निकल रही थी जब हम उसको बर्न कर रहे थे मैग्नीशियम को, और लाइट भी निकल रही थी, डेजलिंग वाइट फ्लेम हमको देखने को मिल रही थी कि नहीं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो केमिकल इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, कौन चीजें आपस में रिएक्ट हो रही है? तो देखो, एक तो हमारे पास है मैग्नीशियम जो रिबन के फॉर्म में है, जब बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने के लिए हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ ही में हीट निकली और लाइट भी निकली। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो व्हाइट कलर का पाउडर है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। अब ये कंबशन क्या है? तो कंबशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जहां पर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसी के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हीट प्रोड्यूस करे या सिर्फ लाइट प्रोड्यूस हो, तो इसको हम कंबशन कहते हैं।
तो सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हीट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर लाइट प्रोड्यूस कर सकता है या दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। तो तीनों ही केस में इसको हम कंबशन कहेंगे। सब्सटेंसेज दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। अब वो सब्सटेंसेज जिनमें कंबशन रिएक्शन होती है, यानी उनको अगर सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो कंबशन हो जाएगा, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। हर सब्सटेंस के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर ऑक्सीजन को आप मिलाओगे तो उसमें से हीट निकलेगी या फिर लाइट निकलेगी या दोनों निकलेगा। वाटर और ऑक्सीजन मिक्स तो होते हैं लेकिन हीट लाइट नहीं निकलती, तो उसे कंबशन नहीं कहेंगे। इसी तरह से सैंड हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन, कंक्रीट, बहुत सारे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब उनमें कंबशन नहीं होगा, तो वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वुड हो गया, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा। तो इनको अगर बर्न कराया जाए तो हीट और लाइट निकलती है कि नहीं, मतलब बर्न हो जाते हैं कि नहीं, जल जाते हैं कि नहीं, आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब चलिए पता लगाते हैं कि क्या ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है कंबशन के लिए। यानी अगर किसी चीज़ में कंबशन होना है, उसको जलना है, तो क्या उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है या बिना ऑक्सीजन के भी कंबशन हो जाएगा। एक्टिविटी 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। दो एक ही जैसी कैंडल्स को दो अलग अलग पेट्री डिशेस पे आपको रख देना है, उनको जला दो। एक को कवर कर दो ग्लास टम्बलर से, जैसा कि आपको फिगर में शो कर रहा है। वॉट हैपन्स टू द कैंडल फ्लेम्स इन द टू केसेस। अब दोनों केसेस में कैंडल की फ्लेम्स के साथ क्या होगा। तो ये मैंने दो कैंडल्स ले ली हैं जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है। चलिए इसको जला लेते हैं। अभी ये दोनों कैंडल्स बर्न कर रही हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये राइट वाली को ग्लास से बंद कर देता हूं। धीरे धीरे इसकी फ्लेम डिम होती जा रही है और ये देख सकते हो अब बुझ चुकी है। जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो चुकी है, आग बुझ चुकी है उस कैंडल की जिसको मैंने ग्लास टम्बलर से बंद कर दिया। वहीं लेफ्ट वाली कैंडल अभी भी जल रही है। अब इसका रीजन ये कि लेफ्ट वाली कैंडल को कॉन्टिन्यूअस एयर की सप्लाई मिल रही है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है, इसीलिए कैंडल बर्न कर रही है। राइट वाली कैंडल को मैंने ग्लास टम्बलर से बंद कर दिया, तो अब बाहर से एयर नहीं आ पा रही है। इसी के अंदर जो एयर भरी थी और उसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है बस उतनी ही अवेलेबल थी इसकी बर्निंग के लिए, इसलिए थोड़ी देर तक जली। जब अंदर की ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, यूज हो गई, तो ये एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि वो कैंडल जो कवर्ड नहीं है वो जलती रहेगी। वहीं वो कैंडल जिसको हमने कवर कर दिया था ग्लास टम्बलर से, यानी बी वाली फिगर में, वो कुछ टाइम के बाद जलना बंद कर देगी। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ। Since the candle covered by glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon. अब क्योंकि वो कैंडल जो ग्लास टम्बलर से कवर्ड है उसको एयर की कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं मिल पा रही है। भाई वो कवर्ड है, बाहर से एयर आ नहीं सकती। उसी ग्लास टम्बलर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसी का यूज़ करेगी वो कैंडल। जब वो यूज़ हो जाएगी तो जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन। अब क्या कंबशन के लिए एयर की ज़रूरत है या एयर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है सिर्फ उसी की ज़रूरत है। तो एयर के अंदर तो वैसे तो कई सारी गैसेस हैं, लेकिन वो चीज़ जो कंबशन को सपोर्ट करती, जिसकी वजह से बर्निंग हो पाती है, वो है ऑक्सीजन। तो बाहर से एयर आ नहीं पा रही है। वही ग्लास टम्बलर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से कंबशन हो पा रहा है, उसी वजह से कैंडल बर्न कर रही है। जब वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, खर्च हो गई, खत्म हो गई, तो कैंडल बुझ गई। तो कंबशन के लिए पूरी एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एयर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ज़रूरी होता है, उसी की वजह से कंबशन हो पाता है। लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है, कैसे इस चीज़ को कंफर्म किया जाए कि एयर के अंदर और भी जो गैसेस प्रेजेंट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑक्सीजन कर रहा है। दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। तो इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से। देखो होता ये है ना, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारी ऐसे पेट्री डिश है, इसके अंदर हमने ऐसे कैंडल रखा था, वो कैंडल ऐसे जल रही थी। हमने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर इसके ऊपर रख दिया, तो बाहर से कोई एयर आ नहीं पा रही है। अंदर की जो एयर है उसी का यूज़ करेगी ये कैंडल बर्न करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि पूरी एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है सिर्फ वही रिक्वायर है बर्निंग के लिए। लेकिन ये कैसे कन्फर्म हो कि वो ऑक्सीजन ही है जो ज़रूरी है। तो होता ये है कि जब कंबशन होता है, बर्निंग होती है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी
वो कैंडल की जो वैक्स है उसके साथ रिएक्ट करी और रिएक्ट करके बना कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लास टम्बलर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी वो वैक्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करना हम जानते हैं, वही लाइम वाटर का यूज करके। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? You can test the carbon dioxide by adding a small amount of lime water in the petri dish. You will notice that it turns milky. तो हम क्या करेंगे, इसी पेट्री डिश में थोड़ा सा लाइम वाटर डाल देंगे। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। तो इसका मतलब इस ग्लास टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वैसे एयर में भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन एयर में काफ़ी कम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन लाइम वाटर को मिल्की होने के लिए ठीक ठाक अमाउंट चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ग्लास टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, वही कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो वहां से बात हमको समझ में आ गई कि ग्लास टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी एयर के अंदर प्रेजेंट होती उससे ज़्यादा। वो कैसे बनी होगी? मतलब जो ऑक्सीजन है वो वैक्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे? वैक्स के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन और एयर में होती है ऑक्सीजन। तो जब कैंडल बर्न हुई उसी के साथ साथ जो वैक्स है वो भी बर्न हुई और वैक्स के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट था वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन ही ज़रूरी है कंबशन के लिए, इसको हमने रिवर्स वे में समझा। हमने लाइम वाटर को पेट्री डिश में डाला तो वो मिल्की हो गया। तो वहाँ से ये बात समझ में आई कि ग्लास टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रही होगी, उसी वजह से लाइम वाटर मिल्की हुआ है। तो सवाल उठाई कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? तो वैक्स में होता है कार्बन और एयर में होता है ऑक्सीजन। जब वो कैंडल बर्न कर रही थी, थोड़ी देर तक वो बर्न करी ना, उसके बाद बुझी है, तो उतनी देर में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। साइंस एंड सोसाइटी। अगर किसी के कपड़े में आग लग जाए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है उस आग को बुझाने का? रैप ए ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन। तो उस पर्सन को जिसके कपड़े में आग लगी है उसको ब्लैंकेट से या कपड़े से रैप कर दो, लपेट दो। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो इससे ये होगा कि आपने उसके कपड़े को कवर कर दिया ब्लैंकेट से या क्लोथ से, तो एयर की सप्लाई कट हो गई तो आग बुझ जाएगी। कॉशन, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लोथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर एज दे कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। अब ध्यान रहे, जो सिंथेटिक वाले ब्लैंकेट या क्लोथ आते हैं, मतलब ऐसे ब्लैंकेट या क्लोथ जो पॉलिस्टर से बने हो, एक्राइलिक से बने हो, नायलॉन से बने हो, तो उनसे आग नहीं बुझाना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट की वजह से मेल्ट हो जाते हैं और स्किन से चिपक जाते हैं। तो कौन सा यूज़ करें? कॉटन का यूज़ कर सकते हो, वूल का यूज़ कर सकते हो, कोई ऊनी कंबल है उसका यूज़ किया जा सकता है। फैसिनेटिंग फैक्ट, नेचर्स वंडर्स, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट इमिटिंग लाइट इन अ गार्डन और अ फील्ड इन लेट इवनिंग। आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है। जुगनू की बात हो रही है, जिसको फायर फ्लाइज भी कहते हैं। अब तो काफ़ी कम हो गया है। कमेंट में बताना कि आपके एरिया में जुगनू दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया जुगनू को देखे। तो वो जो इंसेक्ट रात में उनमें से लाइट निकलती है, दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज एंड दियर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। तो ये जो इंसेक्ट है उनको हम फायर फ्लाइज कहते हैं, यानी जुगनू कहते हैं। इनमें से जो लाइट निकलती है वो केमिकल चेंज की वजह से निकलती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है बिना हीट के, उसमें से हीट नहीं निकलती, सिर्फ लाइट निकलती है, उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन? क्या कंबशन के लिए सिर्फ एयर की प्रेजेंस होना काफ़ी है या और भी कुछ चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये भी चीज़ होनी चाहिए तभी कंबशन होगा, सिर्फ एयर से काम नहीं चलेगा? वी लर्नड अबव दैट कंबस्टेबल सब्सटेंसेज एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। अब ये चीज़ तो हमने ऊपर लर्न कर ली कि कंबशन के लिए कंबस्टेबल सब्सटेंसेज और ऑक्सीजन ये दोनों ज़रूरी है। अगर आप कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं लोगे, जैसे आपने स्टोन ले लिया, सैंड ले लिया, ग्लास ले लिया, तो वो बर्न नहीं होंगे चाहे जितना आप ऑक्सीजन दे दो। तो आपको कंबस्टेबल सब्सटेंस लेना है और ऑक्सीजन की सप्लाई, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। हम ये भी जानते हैं कि पेपर जो कि एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, उसको कितने भी टाइम तक हम एयर में रख दें उसमें आग नहीं लगेगी। मतलब कोई पेपर ऐसे रखा हुआ है तो क्या उसमें आग पकड़ लेती है? अपने आप आग लग जाती है? ऐसा नहीं होता ना। तो पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस है, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन रखा हुआ पेपर आग नहीं पकड़ता। वॉट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबशन? तो सवाल ये है कि और क्या चीज़ की ज़रूरत है कंबशन को स्टार्ट करने के लिए?
पेपर को जलाना पड़ता है तब वो जलता है। ऐसा नहीं कि पेपर रखा हुआ है ऑक्सीजन की वजह से वो बर्न करने लगेगा। लेट अस लर्न अबाउट दिस, चलिए इसके बारे में लर्न करते हैं। एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, इस एक्टिविटी को आपको टीचर के या फिर एडल्ट के सुपरविजन में ही करना है। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैचेस स्टिक टू इट। पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से एक पेपर को आप होल्ड करो और फिर जलती हुई माचिस को टच करा दो। इट क्विकली कैचेस फायर, तो उसमें आग पकड़ लेगा। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट बर्निंग प्रोसेस, तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बर्निंग के लिए हमको फायर की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब वैसे अगर हम पेपर लेके बैठे होते तो चाहे जितनी देर तक बैठे रहे पेपर में आग नहीं लगेगी ना, लेकिन जब माचिस जला के छुआ दिया तो आग पकड़ ली। तो मतलब क्या फायर ज़रूरी है उसके लिए? टेक अनदर पीस ऑफ पेपर, अब एक और पेपर ले लेते हैं। यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। एक और पेपर आपको ले लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके सन की जो रेज है उसको फोकस कराओ। मतलब थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे तो जहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट बने एकदम चमकता हुआ, बस वहीं रोक देना है, जैसा आपको फिगर 5.7 में शो कर रहा है। होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको आप ऐसे होल्ड रखो। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू इमिट स्मोक एंड देन कैचेस फायर। तो हमको ये ऑब्जर्व होगा कि पेपर में से धुआं निकलने लगा जहाँ पर वो लाइट फोकस हो रही थी और फिर आग लग गई उसमें, जैसे कि आप फिगर 5.7 में देख सकते हो। दस वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। अब यहाँ तो बिना आग के हमने बर्निंग करा दी। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? अब इस चेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट। सन रेज को फोकस कराने की वजह से जो पेपर है वो हीट हो जाता है। मतलब जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या करता है, लाइट और हीट को एक जगह फोकस कर देता है। मतलब जैसे इतनी जगह की जो हीट और लाइट है उसको इतनी जगह समेट देगा। तो जब इस थोड़ी सी जगह पर सारी हीट और लाइट आ जाएगी तो ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, रोशनी भी ज़्यादा होगी और यहाँ पर हीट भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम। टाइम के साथ साथ पेपर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग। कुछ टाइम के बाद पेपर इतना गर्म हो जाएगा कि वो बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसी को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। कि कम से कम इतना टेम्परेचर दोगे तभी वो चीज़ बर्न होगी। तो अब आपको रीज़न समझ में आ रहा है कि पेपर को अगर ऐसे हम लेके बैठ जाएं तो उस पर आग नहीं लगेगी। हालांकि पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एयर भी प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्योंकि उसको वो मिनिमम टेम्परेचर अभी नहीं मिला जिस पे वो बर्न करने लगे, इसीलिए वो जल नहीं रहा है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक वॉज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जब हमने जलती हुई माचिस को पेपर के कांटेक्ट में लाया था तो पेपर तुरंत जलने लगा था, क्योंकि वो जो माचिस जल रही थी उसका टेम्परेचर पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से पहले से ही हाई था। जैसे ही पेपर उस कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आया तो उसको तुरंत वो टेम्परेचर मिल गया जो बर्निंग के लिए, जो जलने के लिए ज़रूरी है, तो तुरंत वो जलने लगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कंबशन प्रोसेस के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। एक तो हमको कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए होगा, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो जले, इसको हम फ्यूल भी कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन। थर्ड है हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा वो हीट जो उस फ्यूल को अलाउ कर रही है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी उतना गर्म हो जाए। तो इतनी हीट की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कौन कौन सी वो कंडीशन है जो कंबशन वाले प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, ज़रूरी है? तो ये 3 आपको लिख देना है। ये देखो यहाँ पर आपको फायर ट्रायंगल भी दिया हुआ है कि कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए फ्यूल चाहिए होगा, हीट चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा। 5.4 कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। क्या किसी सेम प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो सकता है? मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, वहां पर फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? अब किस तरह का चेंज होता है जब एक कैंडल को जलाया जाता है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 5.7 थिंक, पेयर एंड शेयर। लुक एट फिगर 5.9 एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। तो नीचे जो फिगर दी उसको आप देखो और बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं उसको भी आप देखो।
आपको क्या लगता है? तो चलो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अब एक स्टूडेंट कह रहा है द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपरेट्स। जब कैंडल जलती है तो जो वैक्स है वो मेल्ट करती है, पिघलती है, ये तो हमने ऑब्जर्व ही किया है। पिघलने के बाद वो इवेपरेट कर जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। अब दूसरे स्टूडेंट का कहना है आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड द न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। मुझे लगता है जो वैक्स है ना वो बर्न करती है, वो जलती है और बर्निंग की वजह से नया सब्सटेंस बनता है। अब थर्ड स्टूडेंट कह रहा है मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। जो कैंडल की बत्ती है, मतलब इस तरह से ये कैंडल होती है, उसमें ऐसे ये धागा निकला होता है, उसी को बत्ती कहते हैं, और ये इस तरह से इस पे आग जल रही है। तो उसका कहना ये है कि ये जो विक है ना ये लिक्विड वैक्स को ड्रॉ कर रही है, मतलब लिक्विड वैक्स यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से ये बर्न कर रहा है, मतलब आग जल रही है। वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप्स। इसका कहना है कि वैक्स मेल्ट करती है, फ्लो करती है और सॉलिडिफाई हो जाती है, जम जाती है अलग अलग शेप में। तो हाँ, कैंडल में आपने देखा होगा कि जो मोम है वो पिघलती है, फ्लो करती है, ऐसे नीचे गिरती है और नीचे ऐसे जम जाती है, तो अलग अलग शेप बन जाते हैं। ये कह रही है मे बी, और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो अब चलिए बात करते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये तो बच्चे अपना डिस्कस कर रहे हैं कि ये होता है वो होता है, एक्चुअल में क्या होता है उसकी बात करते हैं। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स। जब कैंडल बर्न करती है तो जो वैक्स है वो मेल्ट करती है, ये तो हम ऑब्जर्व ही करते हैं। इज कैरीड अप बाई द विक। वो जो वैक्स मेल्ट कर रही है उसको विक कैरी भी कर रहा है, मतलब विक में ऊपर बाती की तरफ जा भी रही है। एंड इवेपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। और फ्लेम की हीट की वजह से जो वैक्स है वो इवेपरेट भी होती है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। वैक्स का जो वेपर है, मतलब वैक्स जो भाप बन के उड़ रही है, वही बर्न करती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। मतलब वो आग जो हम देखते हैं ना वो वैक्स वेपर के बर्निंग की वजह से होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। यह हमारी इस तरह से कैंडल है और ये इसकी विक है, बाती है, ये ऐसे फ्लेम निकल रही है। तो बर्निंग की वजह से होता ये है कि यहाँ पर जो वैक्स प्रेजेंट है वो मेल्ट करती है, पिघलती है और विक के थ्रू ये ऊपर की तरफ जाती है। हीट की वजह से ये इवेपरेट करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, और यही जो वेपर उड़ के जा रहा है जब बर्न करता है तो फ्लेम हमको देखने को मिलती है, आग देखने को मिलती है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपरेशन आर फिजिकल चेंजेस। तो वैक्स का जो मेल्ट होना है, भाई हीट की वजह से वैक्स क्या करती है, मेल्ट करती है। यानी पहले वो सॉलिड थी, सॉलिड से हो गई लिक्विड, तो स्टेट का चेंज हुआ ना। और हमने पढ़ा स्टेट का चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग में जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड बन रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। फिर सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, वैक्स मेल्ट होने के बाद जब नीचे आती है तो ठंडी हो जाती है और वो जम जाती है, यानी उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो मेल्टेड वैक्स जो कि लिक्विड स्टेट में थी वो सॉलिड बन जाती है। तो यहाँ लिक्विड से सॉलिड बना, मतलब स्टेट का चेंज हुआ। और स्टेट का चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज। फिर इवेपरेशन की बात कर लें। हीट की वजह से जो वैक्स वेपर बनी, मतलब भाप बन के उड़ी, पहले हीट हुआ तो सॉलिड से लिक्विड बनी, और हीट होने की वजह से लिक्विड गैस में बदल गया। तो लिक्विड से जो गैस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी स्टेट का चेंज हुआ। तो ये तीनों ही क्या है, फिजिकल चेंज है। तो कैंडल के बर्निंग में ये चीज़ याद रखना कि वैक्स का मेल्ट होना, उसका सॉलिडिफाई होना, इवेपरेट होना, ये तीनों चीज़ें क्या है, फिजिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज। वहीं वेपर जब ऊपर की तरफ उठता है और वो बर्न करता है तो बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि उस बर्निंग की वजह से नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है। हमने अभी ऊपर देखा था ना कि वैक्स के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी। मतलब जो वेपर की बर्निंग है वो केमिकल चेंज है। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ से हमने देख लिया कि बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है। अब चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फ्राडे। अब जिस कैंडल को आपने अभी ऑब्जर्व किया, लंबे समय तक वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी था, मतलब उसके बारे में लोग जानना चाह रहे थे। इनमें एक साइंटिस्ट भी आते हैं जिनका नाम माइकल फ्राडे था, वो भी उसको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। और ये जो माइकल फ्राडे हैं ये एक बड़े साइंटिस्ट हैं हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस। साइंस के अलग अलग एरियाज में इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत काम इन्होंने किया है। तो इनके लिए भी ये जो कैंडल है वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी था। In the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. 19th century में फेराडे ने लेक्चर की एक सीरीज डिलीवर की थी, यानी कई सारे लेक्चर दिए थे, जिसका टॉपिक था केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। फेराडे बिलीव करते थे कि जो कैंडल है ना वो एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें ऐसी हैं
जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कैंडल का यूज कर सकते हैं। थ्रू इट ही डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबशन। इसी कैंडल का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रोसेसेस के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। उन्होंने मेल्टिंग, वेपराइजेशन और कंबशन की बात की थी कि जो मेल्टिंग है यानी पिघलना है, सॉलिड से लिक्विड का बनना है, वो एक फिजिकल चेंज है। जो वेपराइजेशन है, भाप का बनना है, जैसे कोई लिक्विड है वो गैस में बदल गया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। फिर जो कंबशन है वो एक केमिकल चेंज है। और ये सारी चीज़ें कैंडल में हो रही होती हैं। तो एक कैंडल से हम फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों बता सकते हैं। 5.5 आर चेंजेस परमानेंट। क्या जो चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं? मतलब एक बार कोई चेंज हो गया तो बस हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। क्या ऐसी बात है? वंस समथिंग हैज अंडरगॉन अ चेंज कैन वी गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर किसी चीज़ में कोई चेंज आ गया तो क्या उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकते हैं? क्वेश्चन ये है। चलिए एक्टिविटी 5.8 करके इसको समझते हैं। लेट अस थिंक। अब एक बार फिर से सोचो उन सारे चेंजेस के बारे में जिसको हमने डिस्कस किया था या अभी तक जिनके बारे में हमने बात की। इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद। इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जहां पर जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हमने स्टार्टिंग में लिया था और फिर उसमें हमने चेंज लाया था, तो वो स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हम वापस से हासिल कर सकते हैं। ऐसा कहाँ कहाँ पर हो सकता है? रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 में। टेबल 5.2 कैन चेंजेस बी रिवर्स्ड। क्या जो चेंजेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? यानी कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हमने लिया, उसमें कोई चेंज लाया, हम चाहते हैं कि वापस जैसा पहले था वैसा हो जाए, तो कहाँ कहाँ पर हो पाएगा ऐसा और कहाँ नहीं हो पाएगा? फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में चेंज है, यानी क्या चेंज हम ला रहे हैं। फिर लास्ट कॉलम में है द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉड बैक। क्या जो ओरिजिनल स्टेट है उसको वापस लाया जा सकता है? यानी जो चीज़ हमने ली थी और उसमें चेंज लाया था, क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? यस और नो में आपको आंसर देना है। अब इसमें फर्स्ट चेंज है मेल्टिंग आइस क्यूब्स। अब ये बताओ, एक आइस क्यूब हमने लिया, वो मेल्ट होके वाटर बन गया यानी लिक्विड बन गया। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? यानी क्या इस लिक्विड वाटर को वापस से आइस बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। फ्रीजर में रख देंगे, फिर से बर्फ जम जाएगी। तो ये जो चेंज हमने लाया था इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिख देना यस, अपने ओरिजिनल स्टेट पे इसको हम वापस ला सकते हैं। पिघली हुई बर्फ को फिर से बर्फ बना सकते हैं। चॉपिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को एक बार हम कट कर देते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, तो इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वापस से वो फुल वाली वेजिटेबल नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं जा सकते, तो आप लिख देना नो। बॉइलिंग वाटर। वाटर बॉयल होता है तब क्या होता है? इवेपरेट होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। वो जो वेपर है अगर उसको हम कलेक्ट करके ठंडा कर दें तो फिर से हमको वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यस। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। कॉर्न से आपने पॉपकॉर्न बना दिया, तो अब इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता कि जैसे आपने पॉपकॉर्न बनाया, थोड़ा सा खाया और बाकी को सोचा कि वापस से कॉर्न बना देते हैं, कल फिर बना लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार पॉपकॉर्न बन गया तो वापस से वो कॉर्न नहीं बन पाएगा। तो इसमें हो जाएगा नो। इसी तरह से और भी जो चेंजेस हमने डिस्कस किया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमने जो टेबल देखा था वहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टेबल 5.1 मैंने करा दिया था। अब यहाँ पर हम सिर्फ चेंज की बात करेंगे कि चेंज रिवर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आइस क्यूब का हमने देखा यस हो पाएगा। चॉपिंग वेजिटेबल नो नहीं हो पाएगा। बॉइलिंग वाटर यस हो पाएगा। पॉपकॉर्न बन गया तो रिवर्स नहीं हो पाएगा। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर के पीस को हमने कट कर दिया, तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? द आंसर इज नो। एक बार पेपर को आपने कट कर दिया तो वापस से ओरिजिनल जैसा वो था वैसा नहीं हो पाएगा। आपको अगर टेप लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे, तो टेप लगाने से, ग्लू लगाने से जैसा पहले था वैसा नहीं हो पाएगा वो। अब इसको फिजिकल और केमिकल के हिसाब से अभी मत सोचना। हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे हैं। यानी ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस जैसा पहले था वैसा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम यस कहेंगे। अगर चेंज होने के बाद वापस से जैसा पहले था वैसा नहीं हो पा रहा है तो हम नो कहेंगे। तो पेपर को कट करना ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कट करने से पहले भी वो पेपर था, कट करने के बाद जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो भी वो पेपर ही है। लेकिन इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे जो पीस है उनसे वापस जैसा पहले पेपर था वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये चेंज इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्स नहीं हो सकता, नो। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। बीट रूट एक्सट्रैक्ट को हमने वाटर में मिला दिया। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। वो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ है अगर उसको हम हीट कर दें तो वाटर इवेपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और स्टार्टिंग में जो आपने बीट रूट एक्सट्रैक्ट लिया था वो आपको वापस से मिल जाएगा।
तो इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। यस, बर्निंग वुड, लकड़ी एक बार जल गई तो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकती। अगर ऐसा हो सकता तो सर्दी में लकड़ी जला के, आग ताप के, उसके बाद अगले दिन फिर से लकड़ी बना के फिर से जला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ना। एक बार जल गया, राख बन गई तो बस खत्म। तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, गीला कपड़ा एक बार सूख गया तो क्या वापस से गीला नहीं हो पाएगा? उठा के डाल दो पानी में, गीला हो जाएगा। तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, छोटी छोटी लोई बनाना, तो इस चेंज को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। वो जो छोटी छोटी हमने लोई बनाई है उन सबको वापस से मिला दो, एक दो बार गूंद दो, फिर से जैसा पहले था वैसे आपको मिल जाएगा। अब 10th वाला है रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीज, बॉल ऑफ डो को रोल करके चपाती बना देना। यहां पर ध्यान रखना, कुकिंग की बात नहीं कर रहा है कि उस चपाती को हम पका भी रहे हैं। यहां सिंपल ये बात कर रहा है कि जो बॉल ऑफ डो है उसको हमने रोल किया है और चपाती का शेप दिया है। तो सिर्फ हमने यहाँ पर अभी शेप चेंज किया है, हमने कुकिंग वगैरह नहीं की है। तो जब तक हमने कुकिंग नहीं की है, यानी रोटी बेल ली है, चपाती जैसी बन गई है, लेकिन अभी पकी नहीं, तो इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में सिर्फ रोलिंग की बात कर रहा है, कुकिंग की बात नहीं कर रहा है। बॉल थी, उसको रोल करके ऐसे चपाती बना लिया, अभी ये पकी नहीं है, तो वापस से उसको मोड़ के आप रोल बना सकते हो। एक बार रोटी पक गई तब रिवर्स नहीं हो पाएगी, फिर से आपको आटा नहीं मिल पाएगा। अब इसी के साथ साथ हमने रस्टिंग की भी तो बात की थी। तो रस्टिंग एक इर्रिवर्सिबल चेंज है, यानी इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार लोहे के अंदर मुर्चा लग गया, रस्टिंग हो गई, तो फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। रस्टेड पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रस्टिंग की वजह से जितना पार्ट उस लोहे का इफेक्ट हुआ था वो तो उतना डैमेज हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो रस्टिंग भी क्या है? इर्रिवर्सिबल है। इसी तरह से हमने कंबशन का देखा था, कंबशन भी क्या है? इर्रिवर्सिबल है। तो उसमें भी आप नो लिख देना। जैसे आपने पेपर लिया, उसको बंद कर दिया, अब पेपर जलने के बाद वापस से जैसा पहले था वैसे कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, रिवर्स नहीं हो सकता। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शोज दैट द चेंजेस वी ब्रॉट कैन बी रिवर्स्ड। अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस पे हम वापस जा पा रहे हैं चेंज लाने के बाद, तो ये चीज़ हमको ये बताती है कि इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आइस मेल्ट करती है, बर्फ़ जब पिघलती है, तो वापस से उसको हम फ्रोज करके आइस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आइस मेल्ट करती है, बर्फ़ जब पिघलती है, तो वापस से उसको हम फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। इसी तरह से जब वाटर इवेपरेट करता है, भाप बन के उड़ता है, तो उसको हम कंडेंस कर सकते हैं वापस से लिक्विड वाटर में। बस वो जो इवेपरेटेड वाटर उसको हम कलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं उड़ गया हवा में, अब कहाँ ढूंढोगे। लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है या जो सब्सटेंस है, चेंज लाने के बाद वो वापस से नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेजिटेबल आपने चॉप कर दिया, कट कर दिया, तो वो अपना जो ओरिजिनल साइज और शेप है उस पर वापस नहीं जा पाएगी। इसी तरह से पॉपकॉर्न बनने के बाद उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था स्टार्टिंग वाला, वो नहीं मिल पाएगा। दस चेंजेस अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो चेंजेस को हम ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग तो हमने फिजिकल और केमिकल की देख ली कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ शेप, साइज, स्टेट यही सब में चेंज होता है। वही केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कुछ नई चीज़ बन जाती है। तो चेंजेस को ग्रुप करने का एक तरीका तो ये हुआ। एक दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखें कि जो चेंज हम लाए हैं क्या वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से दो ग्रुप बन जाएंगे, वो चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहाँ पहुँच सकते हैं, और एक वो चेंज जो एक बार हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस जैसे पहले था वैसा नहीं हो सकता। तो इसको हम इर्रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। 5.6 आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल। क्या सारे ही चेंजेस डिज़ायरेबल होते हैं? मतलब उसको हम चाहते हैं कि हाँ ये चेंज हो, या ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं कि भैया ये चेंज ना हो। चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत से काम के चेंजेस हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बनना, ये चेंज हम चाहते हैं ना भैया दूध से दही बन जाए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, भाई फल पकेगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट को कट करना, ये भी एक तरह का चेंज है, अब आम कटेगा नहीं तो खाएंगे कैसे। एंड कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, ये भी एक तरह का चेंज है। सोचो अगर खाना ना बनता तो क्या होता। तो ये सारे चेंज डिज़ायरेबल चेंज है, यानी इस चेंज को हम चाहते हैं कि ये चेंज हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? क्या इसी तरह के कुछ डिज़ायरेबल चेंज के बारे में आप बता सकते हो, सोच सकते हो, जो आपके आसपास हो रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो डिज़ायरेबल है। जैसे आप लिख सकते हो ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स वगैरह जो ग्रो कर रहे हैं, मतलब उसकी हाइट वगैरह चेंज हो रही है।
तो हम चाहते हैं ना कि प्लांट वगैरह ग्रो करे। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े का सूखना। जो बेकरी वाले आइटम्स हैं, ब्रेड हो गया, केक वगैरह हो गया, इनका बेक होना। तो बेक होना ये एक तरह का चेंज है और ये डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं कि बेक हो, नहीं तो ब्रेड कैसे बनेगी, केक कैसे बनेगी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, आप सोचोगे तो और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल, हम नहीं चाहते कि भाई ये चेंज हो, सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे पे मूर्छा लगना, उसकी वजह से आयरन ऑब्जेक्ट खराब हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते ना कि लोहे की चीज़ खराब हो। और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, खाना हमने बना के रख दिया, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो कोई नहीं चाहता खाना खराब हो, लेकिन खराब हो जाता है, तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज है। अ चेंज दैट इज अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज जो किसी सिचुएशन में अनडिज़ायरेबल है, मतलब एक सिचुएशन में हम नहीं चाह रहे कि भैया ये चेंज हो, लेकिन वही चेंज दूसरी सिचुएशन में हम चाह रहे कि हो। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। अब देखो, फूड डिकम्पोज हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो अगर वैसे अपने खाने की बात हो तो ये चेंज अनडिज़ायरेबल है। हम नहीं चाहते यार फूड आइटम खराब हो जाए, लेकिन इस फूड के डिकम्पोजिशन से एक फ़ायदा भी होता है। जैसे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, उसको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो उसका कंपोस्ट बन जाता है, मतलब वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, तो नया प्लांट ग्रो होने में हेल्प हो जाती है। तो अगर फूड को कंज्यूम करने की बात हो, खाने की बात हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट हम ले आए लेकिन वो ख़राब हो गया, अब उसको हम खा नहीं पाएंगे, तो इस सिचुएशन में वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर उसको हम ज़मीन में डाल देंगे और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा तो नए प्लांट ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में ये डिज़ायरेबल है। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कई साल से हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मतलब उस चेंज की वजह क्या है, इंसान है, और वो जो चेंजेस हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। जो बहुत ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, यूज़ हो रहा है कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स वगैरह में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बहुत सारे नुकसान होंगे, जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ड्राई हो जाएंगे, ज़मीन सूख जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ड्राइंग ऑफ पेंट्स ऑन वॉल, डोर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा रिलीज मेनी सब्सटेंसेज थ्रू इवेपरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसी तरह से वॉल, डोर या फर्नीचर पे जब पेंट किया जाता है, वो पेंट जब सूखता है तो वहाँ से कुछ सब्सटेंसेज रिलीज होके इवेपरेट होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। 5.7 सम स्लो नेचुरल चेंजेस। अब चलिए ऐसे चेंजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, मतलब नेचर में अपने आप से होते हैं, हम नहीं करते उसको, नेचर अपने आप से वो चेंज लाती है। और ये जो चेंजेस हैं वो स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। 5.7.1 वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो नेचुरल चेंज का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या होता है ये, चलिए समझते हैं। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल, स्टोन्स लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन्स एज शोन इन फिगर 5.10a। क्या कभी आपने सैंड यानी बालू, सॉइल यानी मिट्टी और स्टोन्स यानी पत्थर, इनका ढेर देखा माउंटेन के बेस पे? दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये ए वाली फिगर में आप देख सकते हो, ये माउंटेन है और यहाँ बेस में नीचे की तरफ आपको यहाँ सैंड मिल जाएगी, सॉइल मिल जाएगी, बीच बीच में कंकड़ पत्थर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सैंड, सॉइल, स्टोन्स वगैरह जो माउंटेन के बेस पे हमको मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेडिमेंट्स है वो फॉर्म कैसे होते, कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो फिजिकल चेंज की वजह से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सेडिमेंट्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का चेंज है, फिजिकल या केमिकल? तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन बड़ी बड़ी रॉक से मिलकर बना होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। जब वो ब्रेक करती हैं, टूटती हैं और उनके छोटे छोटे पीसेज होते हैं, तभी ये सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कोई बड़ी सी चट्टान थी, वो टूटी तो इस तरह से स्मॉलर रॉक्स बन गई। ये फर्दर जब टूटेंगी तो और छोटे पीसेस हो जाएंगे, जिसको हम पेबल्स कह देते हैं, कंकड़ वगैरह कह देते हैं। और टूटेंगी तो ये सैंड के पार्टिकल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सैंड के दाने बन जाएंगे। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी, जैसे वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो ये
सॉइल बन जाएगी। ये था आपका सैंड। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो बड़ी रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट रही है ना, यानी साइज छोटा हो रहा है। और साइज का चेंज क्या है? फिजिकल चेंज। तो सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन एक तरह का फिजिकल चेंज है। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक। क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टेम्परेचर चेंज होते हैं। मतलब जैसे मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, दिन के टाइम में धूप निकली होती है तो गर्मी होती है, यानी उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर रात के टाइम ठंडा हो जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो थ्रू आउट द ईयर या काफ़ी लंबे समय तक अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व होता है। ये जो टेम्परेचर का चेंज है ना, इसकी वजह से जो रॉक्स है वो ब्रेक कर जाती है। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये चीज़ आपके माइंड में सेट रहे। देखो, होता ये है कि जैसे ये कोई रॉक है, बड़ी सी चट्टान है, ये यहाँ पर ऐसे सूरज निकला हुआ है, यानी दिन का टाइम है, धूप है। तो ये जो सनलाइट है वो इस पर पड़ेगी तो इस रॉक की जो बाहर वाली लेयर है वो गर्म हो जाएगी। और हीट होने से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, फैलाव। कोई चीज़ गर्म होगी तो फैलती है, जनरली ऐसा ही होता है। तो रॉक की बाहर वाली जो लेयर है, हीट की वजह से उसमें एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। अब जब रात का टाइम होगा, धूप चली गई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो बाहर वाली जो लेयर है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी। अब यही प्रोसेस होता रहेगा, फैलना और सिकुड़ना। बहुत हल्का सा होता है और किसी किसी केस में ये हो भी नहीं पाता, जस्ट एक फोर्स लगती है जो उसको फैलाना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है। इसी तरह से विंटर और समर सीजन में भी होता है कि गर्मी के दिन में काफ़ी हीट होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन फोर्स लगती है। सर्दी में ये फोर्स अंदर की तरफ लगती है जो उसको सिकोड़ना चाहती है। तो हीट की वजह से ये इसको ऐसे फैलाना चाहेगी और कोल्ड की वजह से, यानी टेम्परेचर जब कम होगा तो ये रॉक ऐसे सिकुड़ना चाहेगी। जैसे ठंडी में हम लोग सिकुड़ जाते हैं रजाई में, उसी जैसा कुछ होता है। जब कॉन्टिन्यूस ये फोर्स लगती रहती है उसकी वजह से यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे ये जो रॉक है वो ब्रेक कर जाती है और उसके पीसेस हो जाते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है और उसके फर्दर और टुकड़े होते चले जाते हैं। तो ये केस तो मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर का, कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आता है उससे ये होता है। और ये प्रोसेस एक दो दिन में नहीं होता, बल्कि 100, 1000 या मिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम स्लो प्रोसेस कह रहे हैं। फिर दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक करती हैं, वो है ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज। अब जैसे ये लैंड है और यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई है, बगल में एक ट्री ग्रो कर रहा है। इसकी जो रूट्स हैं वो ऐसे मिट्टी में फैलेंगी। तो अगर कोई रूट इधर की तरफ जाएगी तो इधर टक्कर मारेगी। अगर यहाँ पर कोई क्रैक वगैरह है, दरार है, तो इसके अंदर रूट घुस जाएगी और जब वो फैलेगी तो यहाँ से क्रैक और बढ़ जाएगा। हो सकता है रूट इधर की तरफ भी चली जाए तो इधर भी क्रैक डेवलप हो जाएगा। क्रैक होगा तो फिर कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक कर जाएगी। फिर थर्ड रीज़न है इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक। ऐसा भी होता है कि जैसे कोई रॉक है उसमें छोटा सा क्रैक डेवलप हो गया। अब इस क्रैक में क्या होगा, पानी वगैरह बरसेगा तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। अब ये वाटर जब फ्रीज करेगा तो उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा। मतलब वाटर जब फ्रीज करता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जैसे कोई पानी आपने लिया, मान लो 1 लीटर वाटर आपने लेके फ्रिज में रख दिया, उससे जब बर्फ़ बनेगी ना तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आइस की फॉर्मेशन में थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। इसका रीज़न वगैरह आप अलग से पढ़ोगे, अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो ये जो अंदर वाटर गया था, जब ये आइस बनेगा तो एक्सपैंड करना चाहेगा, फैलना चाहेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर, इसी तरह इधर फोर्स लगाएगा। तो जब इस क्रैक में फोर्स लगेगी तो ये क्रैक और बढ़ जाएगा और ये क्रैक जब नीचे तक चला जाएगा तो इसके 2 पीसेज हो जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ पर क्रैक होगा वहाँ पानी भरेगा, वो वाटर फ्रीज करेगा और क्रैक को बड़ा करेगा और इसी वजह से जो रॉक्स हैं उसके पीसेज हो जाएंगे। तो ये 3 रीज़न आई होप आपने समझ लिया होगा। ये इतना टाइम दे के मैंने इसलिए बताया ताकि ये चीज़ आपके माइंड में रहे, वरना रीज़न हम भूल जाते हैं। वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस इन देयर कॉम्पोजिशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर है या फिर वाटर के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल है वो रॉक के साथ रिएक्ट कर जाए और एक तरह का केमिकल चेंज हो जाए उसके कॉम्पोजिशन में। यानी वो जो रॉक है वो जिन चीज़ों से मिल के बनी है, यानी उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसका कॉम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे एक रॉक की अगर हम बात कर लें, उसको बेसाल्ट कहा जाता है। ये ब्लैक कलर की होती है और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, यानी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें सिलिका होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पायरोक्सिन होता है, ओलिवाइन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा
या फिर वाटर के अंदर प्रेजेंट कुछ ऐसा केमिकल है उसके कांटेक्ट में आए, तो जो रॉक है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज़ बन जाए, तो कॉम्पोजिशन बदल गया कि नहीं, पहले जो चीज़ थी उसके अंदर अब कोई और भी चीज़ आ गई साथ में। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10b। तो एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। हियर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बेसाल्ट विच कंटेन्स आयरन हैज केमिकली चेंज्ड टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड लेयर। तो ये बी वाली फिगर में देखो, यहाँ पर जो रॉक प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक। इसका ओरिजिनल जो कलर है वो है ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, लोहा प्रेजेंट होता है। लेकिन इस रॉक के अंदर जब केमिकल चेंज आता है तो रेड कलर की लेयर प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, ये रेड रेड कलर का बना हुआ है, कोई लेयर जम गई इस पर। ये इस इमेज में भी देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में बेसाल्ट रॉक है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, उसी की वजह से इसका ब्लैक कलर है। होता ये है कि इसमें रस्टिंग हो जाती है, जैसा कि आप जानते हो आयरन में रस्टिंग होती है, मुरझा लग जाता है। तो इस तरह से जैसे राइट साइड आप देख सकते हो, ये रेड कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। और ये जो रेडिश कलर की लेयर है ये है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ कि नहीं, पहले बेसाल्ट रॉक के अंदर कोई भी आयरन ऑक्साइड नहीं था, जब उसमें केमिकल चेंज आया तो ये इस तरह की लेयर बन गई रेडिश कलर की, जो कि आयरन ऑक्साइड है। तो पहले आयरन ऑक्साइड नहीं था लेकिन अब आ गया, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो गया, एक नई चीज़ बन गई। तो बेसिकली यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। The red color is a result of iron oxide produced when rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapor। अभी जो रेड कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। यह आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है, रॉक की सरफेस जब लंबे समय तक वाटर से एक्सपोज रहती है, यानी मान लो उसमें से पानी बह रहा है, या उस जगह पर काफ़ी बारिश होती है तो बार बार उस पर पानी गिर रहा है, या वहाँ पर जो एयर है वो काफ़ी ह्यूमिड है, नमी है उसके अंदर, यानी वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो ऐसी एयर भी जब उस रॉक के कांटेक्ट में आएगी तो एयर और उसमें प्रेजेंट वाटर, ये दोनों ही चीज़ चाहिए होती है रस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी, यानी इसके अंदर प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। These physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering, which eventually leads to the formation of soil। तो ये जो फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंज रॉक्स के अंदर होते हैं, इनको कलेक्टिवली यानी मिलाकर देखें तो यही वेदरिंग है। तो वेदरिंग में क्या होता है, एक तो फिजिकल चेंज होता है जहाँ पर रॉक्स के छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, दूसरा वेदरिंग में केमिकल चेंज भी होता है जहाँ पर उस रॉक का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है, कोई नई चीज़ उसमें बन गई। तो ये दोनों तरह के चेंज वेदरिंग में होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि इंपॉर्टेंट है कि वेदरिंग किस तरह का चेंज है, फिजिकल या केमिकल, तो आप कह देना दोनों है। इसके अंदर फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, और इस वेदरिंग की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते चले जाते हैं और सॉइल बन जाती है। 5.7.2 इरोजन। अब चलिए एक और नेचुरल चेंज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है इरोजन। ये भी धीरे धीरे होता है। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स। अगर आप कभी रिवर के अंदर गए हो तो जब पानी के अंदर आपका पैर पड़ता है तो वहाँ पर आपको सैंड फील होती होगी। तो ये जैसे रिवर बेड है, यानी रिवर में नीचे जो ज़मीन वाला हिस्सा है, ऐसे इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, सैंड वगैरह जमा हो जाती है, सैंड कलेक्ट हो जाती है। क्या कभी आपने नोटिस किया? तो रिवर्स में और लेक्स में ऐसा होता है। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स, सॉइल्स एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water। अभी सैंड फॉर्म कैसे होती है, कहाँ से बन जाती है ये बालू? तो जो रॉक पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, इसी तरह से जो सॉइल्स है या और भी जो सेडिमेंट्स हैं, जब वो ब्रेक करते हैं, टूटते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और फिर वो विंड या फ्लोइंग वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो होता कुछ यूँ है कि जैसे ये माउंटेन है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया रॉक्स वगैरह होती हैं। अब माउंटेन में ऊपर की तरफ पानी बरसा या माउंटेन से रिवर वगैरह भी निकलती हैं, तो वो पानी जब नीचे की तरफ आता है तो ढाल है, स्लोप है, काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आएगा, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर, सैंड वगैरह बहा ले आएगा। तो माउंटेन के पास जो सेडिमेंट्स वगैरह थे, सैंड, सॉइल, स्टोन वगैरह, वो सब पानी के साथ बह जाएगा। अब माउंटेन के बाद ऐसे यहाँ पर आके प्लेन वाला एरिया आ जाता है, मैदान वाला एरिया आ जाता है। ये वाटर जो बह रहा है और अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह को बहा के ले आ रहा है, इसमें रॉक्स भी हो गई, पेबल्स हो गए यानी कंकड़ हो गए,
सैंड हो गई, सॉइल हो गई, ये सब इसके साथ बहते हुए आ रहा है। जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा, मैदान वाले एरिया में एंटर करेगा, तो अब स्लोप इतना है नहीं, तो वाटर की स्पीड धीरे हो जाएगी। जब वाटर की स्पीड धीरे हो जाएगी तो सबसे पहले जो कंकड़ पत्थर वगैरह है वो नीचे बैठने लगेंगे। अब इतनी वाटर में स्पीड नहीं कि उनको अपने साथ बहा ले जाए ना, तो ये नीचे ऐसे बैठ जाएंगे। और आगे चलने पे और जो छोटे पार्टिकल हैं जिनको पानी बहा ले जा रहा था वो यहाँ बैठने लगेंगे। इस तरह से आगे चल के जो सैंड है, सॉइल है, वो डिपॉजिट होने लगती है। तो माउंटेन पे जो रॉक, पेबल्स, सैंड वगैरह प्रेजेंट थी, वाटर या विंड उनको अपने साथ ले आके दूसरी जगह डिपॉजिट कर दे रहा है, जमा कर दे रहा है। इसी प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं कि एक जगह से कोई चीज़ इरोड होके, रिमूव होके दूसरी जगह चली जा रही है। इसी इरोजन की वजह से सैंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि माउंटेन वगैरह से जो कंकड़ पत्थर बह के आ रहे हैं और इसी बीच उनके टुकड़े होते चले आ रहे हैं, भाई मूव कर रहे हैं, टकराएंगे, टूटेंगे, तो टूटते टूटते उनके बहुत छोटे पीसेज हो जाएंगे और वो सैंड में बदल जाएंगे। ये सैंड पानी के साथ बहते हुए आएगी। जब प्लेन वाला एरिया आएगा, मैदान वाला एरिया आएगा जहाँ पानी की स्पीड कम हो जाएगी, तो ये सैंड वगैरह नीचे बैठने लगेगी। इसीलिए जब आप रिवर में जाते हो तो आपको नीचे सैंड फील होती है। वो जो सैंड वगैरह वो माउंटेन से आई है। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। जब लैंडस्लाइड होता है तो उस समय भी इरोजन होता है। जैसे मान लो ये ऐसे कोई माउंटेन था, यहाँ से इतना हिस्सा ऐसे कट करके मूव कर गया। जैसे मान लो बहुत तेज पानी बह रहा है और पानी के साथ ही बह गया, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि जस्ट किसी चीज़ के पीसेज हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरोजन कॉज्ड बाई फ्लोइंग वाटर। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रिवर्स वगैरह में जो रॉक्स होते हैं, पेबल्स वगैरह होते हैं, वो बड़े स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसे पत्थर वगैरह तो थोड़े रफ से होते हैं, लेकिन रिवर के अंदर जो आपको मिलेंगे बड़े चिकने से होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि लगातार पानी उनसे टकरा रहा है, तो इरोजन होता रहता है, मतलब वो पत्थर घिसते रहते हैं, घिसते घिसते वो चिकने हो जाते हैं। When the speed of water or wind decreases, such as in the ocean or lake, the material transported during erosion settles down at the bottom. ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब विंड और वाटर की जो स्पीड है वो कम होती है। जैसे वाटर के एग्जांपल मैंने दे के आपको बताया ना कि पहाड़ से जब वाटर नीचे आता है तो काफ़ी स्पीड रहती है, अपने साथ चीज़ों को बहा ले जाता है। लेकिन जब मैदान वाले एरिया में आता है, मतलब आगे की तरफ जब ओशन में पहुंच रहा होता है या लेक में पहुंच रहा होता है, तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो अब वो अपने साथ चीज़ों को बहा नहीं ले जा पाएगा। तो जो चीज़ें उसने इरोजन करके लाई थी, अपने साथ जो चीज़ बहा लाई थी, अब वो जमने लगेगी, सेटल होने लगेगी, नीचे की तरफ बैठने लगेगी। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम्स न्यू रॉक्स। अब वो जो सेडिमेंट्स है जो बह के आए थे, जहाँ पर वो डिपॉजिट होंगे, धीरे धीरे वो हार्ड हो जाएंगे, यानी जमने लगेंगे, और इस तरह से नई रॉक्स फॉर्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इस तरह के ज़्यादातर जो चेंजेस हैं उनको होने में हज़ारों साल लगते हैं और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। भाई रिवर तो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि जहाँ पर कोई चीज़ डिपॉजिट हो गई, रिवर को उल्टा बहा के वापस जहाँ से इरोड होके आया था वहाँ पहुँचा दो। एक बार जहाँ से इरोजन हो गया, सेडिमेंट्स या मटीरियल वगैरह रिमूव होके बह के चले आए नदी के साथ और दूसरी जगह जम गए, अब ये चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि फिर वापस चले जाएंगे वहाँ। तो ये हो गई पूरी इरोजन की कहानी। आई होप समझ गए होगे। इन अ नटशेल, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, मतलब शेप, साइज, स्टेट वगैरह चेंज होता है, और यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। वहीं अगर हम केमिकल चेंज की बात कर ले तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, और नए सब्सटेंस को फॉर्म होने वाला जो प्रोसेस है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और इसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंबशन हो गया, कुकिंग हो गया, रस्टिंग हो गया, ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। हीट या फिर लाइट या दोनों ही चीज़ निकलती है जब कंबशन होता है। लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, वो कहलाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हाँ भैया ये चेंज हो, और कुछ नहीं होते, मतलब अनडिज़ायरेबल होते हैं, हम नहीं चाहते कि हो। रॉक्स के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंज होते हैं वेदरिंग की वजह से, और इसी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इरोजन जो कि होता है फ्लोइंग वाटर और विंड की वजह से, ये एक फिजिकल चेंज है। इरोजन में क्या हो रहा है, जस्ट एक जगह से चीज़ें रिमूव हो रही हैं, दूसरी जगह जाके जम जा रही हैं, तो कुछ नई चीज़ तो बनी नहीं ना, यहाँ से उठा के वहाँ कर दिया हमने। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना
तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा एक अलग से चैनल भी है स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।